राज के रण क्षेत्र में आज बात करेंगे दो लड़कों की। दो लड़के जिन्हें कभी यूपी में दो लड़कों के नाम से पुकारा गया था, आज 7 साल बाद एक बार एक मंच पर दिखाई दिए। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन दो लड़कों ने, और मैं बात कर रहा हूं इन दो लड़कों की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। 7 साल बाद दोनों एक मंच पर दिखाई दिए। 19 अप्रैल से चुनावी महोत्सव शुरू होने जा रहा है, मतदान होगा, और इससे पहले आज आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए पहले फेज के मतदान के लिए दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, इसे उगाही का जरिया बताया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, पहले मुझे लग रहा था कि 180 के आसपास जाएगी, लेकिन अब 150 पर ही रुक जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने किसानों के बारे में बातचीत की, बेरोजगारी पे बात की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है रामनवमी के दिन हुई है, और वह भी लखनऊ में नहीं हुई या किसी और शहर में नहीं हुई, गाजियाबाद में हुई है। और यहां से कहा गया है गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हम सब बीजेपी का सफाया कर देंगे। पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की, वो लखनऊ में हुई थी, इस बार गाजियाबाद में हुई है। आइए पहले आपको बाइट सुनाते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। की चौकीदारी करेंगे तो बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। अगर हम सावधान रह करके मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20, अगर हम सावधान रहकर। तो अभी आपने दोनों को सुना, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा और अखिलेश यादव ने कहा। दोनों एक मंच पर 7 साल बाद खड़े हुए हैं। यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक व्यक्ति और दिखाई दिया, शाहिद सिद्दीकी, जो कभी जयंत चौधरी के काफी करीबी रहे जाते थे, और जब जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, यश में शामिल हो गए, तब उन्होंने एक पार्टी छोड़ दी और कहा कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो। तो शाहिद सिद्दीकी भी मंच पर बैठे हुए थे। अमरपाल शर्मा और डॉली शर्मा दोनों प्रत्याशी हैं गठबंधन की तरफ से। अमरपाल शर्मा सपा की तरफ से हैं और डॉली शर्मा कांग्रेस की तरफ गाजियाबाद से प्रत्याशी हैं। दोनों को मंच पर भी बुलाया गया, लेकिन बैठने की जगह नहीं मिली दोनों को मंच पर। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आखिरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या है और इसका क्या असर पड़ने जा रहा है
इन 8 सीटों पर, जो कि पहले फेज में 8 सीटों पर मतदान होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, 80 में से 8 सीटों पर। हमारे साथ 2 लोग जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक गोयल, आप एक बीजेपी के नेता हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी, आप राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी नव निर्माण दल। डॉक्टर बीपी त्यागी, सबसे पहले मैं आप ही से समझूंगा कि आखिरकार आप कैसे देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लगभग 7 साल बाद हुई, दोनों लड़के जिन्हें कभी कहा जाता था आज एक मंच पर दिखाई दिए हैं। वो देखिए, जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था जी, वो इसी गाजीपुर से शुरू हुआ था जहां पर ये होटल है जी। तो एक तो इंडिकेशन ये मिलती है कि जब किसान आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है तो यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और जो किसानों की आवाज है उसको भरपूर तरीके से उठाया जाए। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। और दूसरी जो बात है कि दोनों जो साथ मिलकर आए हैं, ये बात इन दोनों की नहीं है, ये बात है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में और बहुत सारी पार्टी हैं, क्योंकि यूपी में ये 2 चेहरे हैं, इसलिए इन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑल ओवर इंडिया तो जितनी पार्टी हैं, आप सब लोगों को आइडिया है वो कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ इनकी हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन की, क्योंकि यूपी में दोनों साथ में है, इसलिए उन्होंने मिलकर ये इस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन फिर भी चर्चा तो होगी। यदि इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी भी हो सकती थी, जो आज सहारनपुर में रोड शो कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी यहाँ रहे, तो ये अपने आप में चर्चा तो होनी है। फिर एक ओपनिंग कमेंट मैं अशोक गोयल साहब से ले लेता हूँ। अशोक गोयल जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की? राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कहा, एक उगाही का जरिया बताया और बीजेपी को भ्रष्टाचार का चैंपियन बताया, पीएम को भ्रष्टाचार का चैंपियन बताया राहुल गांधी ने। देखिए शर्मा जी, ये दोनों युवा नेता, जिन्हें युवा ही कहा जाएगा अभी राहुल जी को भी जी, दोनों युवा नेता उत्तर प्रदेश में। The person you are speaking with has put your जी, चलिए आवाज अभी दोबारा से कनेक्ट होती है। तो बीपी त्यागी, जी जी, लेकिन खिलाफ क्यों है जी, और ये कहते हैं कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक भाजपा सिमट जाए। जी, मेरा ये कहना है कि अपनी चिंता करें, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी 1 या 2 सीट ला पाएगी या नहीं ला पाएगी? कांग्रेस के युवराज जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी तक हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि अमेठी से और रायबरेली से अपना नामांकन की घोषणा कर दें। ये लोग राजनीतिक अस्तित्व में पूरी तरीके से एकदम फेल हो चुके हैं और बोलने के लिए कुछ भी नहीं जाता है। कहने के लिए कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन देश भी जानता है, उत्तर प्रदेश भी जानता है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार भारी हैं। जिस गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, उस गाजियाबाद में मिनिमम अंतर, आप मेरी बात लिख लीजिए, टेप कर लीजिए, 6 लाख से ऊपर का रहने वाला है। और भी ज्यादा लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पोलिंग अगर 50% भी हुआ तो 5-6 लाख का अंतर कम से कम रहे। तो ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, मोदी जी सुचिता के वातावरण लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले 10 साल में एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पाए। जो आकंठ डूबे हैं देश को लूटने में, प्रदेश को लूटने में, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रदेश का गुंडा राज लोग भूले नहीं है किसी समय के। प्रदेश में किस तरीके से लड़के हैं, गलती हो जाती है की बात कही जाती थी। प्रदेश में किस तरीके से जो है
तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है। अब ये अपनी मुरादाबाद सीट और रामपुर सीट तो बचाए कम से कम। ऐसी स्थिति बन गई है कि देश के अंदर एक नया मुहिम चला है। वो मुहिम चला है मोदी जी के मिशन 400 पार को सफल बनाने का, इस देश की तरक्की का। इस देश के अंदर जितना उद्योग आएगा, जितना व्यापार बढ़ेगा, उतना रोजगार मिलेगा। स्किल इंडिया के नाम से रोजगार परक योजनाएं आई हैं, लोगों को स्वतः रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। युवाओं को हर तरीके से युवाओं के विकास के लिए चिंता हो रही है। किसानों के लिए योजना आई थी बीच में, किसान पूरे देश में कहीं भी माल भेज सके, इसके लिए चिंता हुई थी। उनको टैक्स फ्री योजना दी गई थी, लेकिन उसको भी इन्होंने 4 पीटों करा दिया। कहीं देश हित इन लोगों के दिमाग में नहीं है। कैसे जाति का, वर्ग का, मजहब का भेद डालकर कुछ वोट प्राप्त किए जाए, इतना इनका उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी राजनीति बिल्कुल नकारात्मक है और सार्थक जरा भी नहीं है। आप निश्चित रूप से समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। जी बीपी त्यागी, ये तो जिस तरीके से आज रामनवमी है, रामनवमी के दिन पीएम ने जो है हेलीकॉप्टर से असम से जो है राज तिलक को देखा सूर्य के किरणों के जरिए, और पूरे उन्होंने मंच से भी कहा, और कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। तो क्या इस बार का जो चुनाव है वो राम के रण पर ही होगा, राम के नाम पर ही वोट पड़ेंगे, या फिर विकास के मुद्दे हैं, कुछ और भी मुद्दे हैं? मेरे हिसाब से देखिए, जितनी एजुकेटेड जनता है वो तो विकास के मुद्दे पे ही जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि जो राम मंदिर बना है या जो आज वहां पर जो भी हुआ है प्रोग्राम, उसको झुटलाया जाएगा। तो जनता उसको भी देखेगी, उससे भी इम्प्रेस हो जाएगी। और बात ये आती है, सिर्फ 2 आदमी एक पार्टी में काम करते रहे और बाकी उनके नाम का खाते रहे, तो ये बड़ा अजीबोगरीब एक हमें चीज देखने को मिलती है कि जो उनके नीचे के लोग हैं, अब मोदी जी ने तो गारंटी ले ली 400 की और उनको सिंबल देके भेज दिया, लेकिन जो नीचे वाले हैं अगर वो काम नहीं करेंगे, हर जिले को हर कॉन्स्टिट्यूंसी को तो काम चाहिए और एजुकेटेड लोग तो काम के पीछे पड़ेंगे। अब कोई अगर काम के पीछे नहीं पड़ेगा तो वो हो सकता है कि उसको कोई लॉलीपॉप दे दिया गया हो। हम जैसे आदमी तो पीछे पड़ेंगे हाथ धो के कि भाई ये वादे किए हैं, काम करने चाहिए। अब कल ही एक मुद्दा हमने उठाया था आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, वो 124 आयुष्मान आरोग्य मंदिर गाजियाबाद में बताए जा रहे हैं, एक भी नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी ने तो 2 लाख बताए थे, लेकिन 2 लाख जो मंदिर बने थे उनको दिखाया गया था सपना मोदी जी को कि 2 लाख बन चुके हैं, वो भी नजर तो आ नहीं रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं सिर्फ मोदी जी और योगी जी करते रहे और सब लोग उनके नाम का खाते रहे, तो कब तक चलेगा? जी तो खैर जनता तय करेगी इस बारे में, जागरूक है जनता। जैसे अभी आप कह रहे हैं, वो बिल गेट्स को कहा था उन्होंने 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है बन रहे हैं, बन चुके हैं। जी खैर, तो बीपी त्यागी, जैसे आपका एक राजनीतिक आकलन है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या बीएसपी का खाता खुलेगा, सीट मिलेगी कोई एक भी सीट, अगर यह 0 पे सिमट जाएगी? नहीं, देखिए अभी तक जो प्रिडिक्शन है आज की तारीख में वो तो हमें नहीं लग रहा है, पर इंडिया अलायंस का जरूर कुछ हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि 8 से 10 सीट शायद इनको मिल जाए उत्तर प्रदेश में। पर ऐसा नहीं है कि जो ये स्टेटमेंट दिया है अखिलेश जी ने कि हम गाजियाबाद से गाजीपुर तक साफ कर देंगे, तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो क्योंकि उनके प्रत्याशी भी इतना अच्छा काम ना तो पहले कभी किया है और ना मुझे लगता है करने में बहुत इंटरेस्टेड है, और ना जो और लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि आए मिले, जो वादे इन्होंने किए हैं मैनिफेस्टो में उनको कैसे पूरा करेंगे बताएं। उसके बारे में भी हमने पूछा था कि आपने जो कांग्रेस है उसने 25 लाख रुपए
का हेल्थ बीमा 140 करोड़ लोगों को देने का वादा किया है। इतना पैसा कहाँ से आएगा? जो ये हम बांट रहे हैं 1-1 लाख रुपया, जो हमारे युवा हैं करोड़ों, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो या तो कोई एक कंडीशन में हो कि उसका जवाब दे पाए वो लोग कि ये फंड मैनेजमेंट रहेगा और ये हमारी गवर्नमेंट आगे करने वाली है। तो हम तो दोनों ओर की बात कर रहे हैं कि जो एपेक्स वाले दोनों लोग हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी। नीचे वाला कोई काम नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट जो ये सड़कें वगैरह बनी है या जो भी छोटे मोटे ये काम हुए हैं, पर बेसिक लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। जी गोयल साहब, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और जो सर्वे आया है उसके मुताबिक भी 68 सीटें आपको उत्तर प्रदेश में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 80 में से, और 12 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं, जिसमें 11 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी के पास में, 1 सीट जो है आपकी कांग्रेस के पास में, और बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो आपको इस प्रेडिक्शन पे भरोसा कर रहे हैं कि 80 में से 68 सीटें? देखिए, अभी बीपी त्यागी जी जो राजनीतिक विश्लेषक है जी, वो अपनी बात करते हुए ये कह रहे थे कि भाजपा की 74-75 सीट आ सकती है, ऐसे ही कुछ बता रहे थे। हमारा ये मानना है कि 80 की 80 सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। बहुत सारी ऐसी सीटें जहां कहीं ना कहीं किन्हीं विशेष कारणों से, जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता जी, कोई विपक्ष का और कोई ऐसा जाति और मजहब का गठबंधन एक आध सीट पर कोई अगर कामयाब हो जाए तो मुझे वो भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस बार देश के लिए अल्पसंख्यक वर्ग जो हमारा, जिसे हम कहते हैं, वो भी भारी संख्या में मतदान उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी राष्ट्र हित में, चूंकि उनको सभी योजनाओं का लाभ मिला है। 80 करोड़ गरीबों को यदि जो है निःशुल्क अनाज पहुंचाए तो उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के विरोध की बात सोचते हैं। कहीं हर तरीके की योजनाएं, जैसे डॉक्टर साहब तो आयुष्मान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान भी एक सफल योजना रही है और इसको आगे 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए, जो किसी भी क्या नाम जो है उसके हों, चाहे निम्न आय वर्ग के हों चाहे मध्यम आय वर्ग के हों, सबके लिए एक घोषणा की गई है जी। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है जी, इसमें युवाओं को, महिलाओं को, पूरी तरीके से किसानों को आगे लाने का काम हो रहा है, हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि किसानों को गन्ने का भी भुगतान सही समय पर मिलना। ये बीपी त्यागी जी एक किसी मिल की बात जरूर कह रहे थे, लेकिन सारा देखा जाए इन ऑल तो किसान की खुशहाली के लिए जिसको कैसे 24 घंटे 28 घंटे 20 घंटे बिजली मिले, कैसे उसको सारी योजनाओं का लाभ मिले, किसान को कैसे 6,000 रुपए घर बैठे 5,999 भी नहीं, पूरे 6,000 बैंक खाते में पहुंचे हैं, खाते खुले हैं, शौचालय के लिए व्यवस्था दुनिया भर की सरकार के द्वारा दी गई है, सस्ते आवास दिए जा रहे हैं। वैसे एक सवाल इसके अंदर उठता है डॉक्टर बीपी त्यागी कि आज हम लगभग 75 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, और हम जो है लोग एक आम चुनाव में है, और ये जो आम चुनाव है 2024 का, ये आज भी जो है शौचालय और राशन पर लड़ा जा रहा है। ये गलत बात है, सुविधा पर लड़ा जा रहा है, शौचालय पे नहीं, स्वच्छता पे लड़ा जा रहा है। स्वच्छता का मतलब है कि शौचालय में हमारी माताएं बहनें जाएं, उनको खुले में जाके चाहे नहीं जाना पड़े। ऐसी स्थिति 56 साल की कांग्रेस सरकार के समय से होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, उन सबको सुधारा जा रहा है जी। तो इसीलिए शायद देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 तक एक विकसित भारत हम बनाएंगे। तो डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, और कांग्रेस ने किसी तरह का कोई विकास नहीं किया और उनको वो सब कुछ करना पड़ा जो कांग्रेस को करना चाहिए था, जैसा भी मैंने जिक्र किया आपसे, तो क्या यह एक अलग रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी के पास में डेवलपमेंट का, जो कांग्रेस ने नहीं किया? जबकि कांग्रेस कहती है हमने IIT बनाई, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, कहां से आ गया? तो आप यदि दोनों पार्टी के डेवलपमेंट को देखें, चाहे वो 60 साल का जो है कांग्रेस पार्टी का और 10 साल का यहाँ पर ये आता है, तो कैसे आप देखते हैं दोनों पार्टियों के डेवलपमेंट को?
वो देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ, अब वादे हर पॉलिटिकल पार्टी करती है जी। और करना भी चाहिए। वो अच्छा भी लगता है। अब जो भाजपा ने अगर 400 का नारा दिया है तो वो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बहुत एनर्जेटिक पार्टी है। अगर लाइन लंबी नहीं खींचेंगे तो आनंद नहीं आएगा इलेक्शन लड़ने में। पर बात वहां आके खत्म नहीं होती है। 400 का नारा दिया है तो 400 के लायक काम तो जमीनी स्तर पर होना चाहिए ना। जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो सफाई है, जो हमारी नदियां गंदी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं, हम दोनों को अगर कंपेयर कर लेते हैं तो वहां भी वादे बड़े बड़े हैं। अभी भी बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं इस मैनिफेस्टो में। उसके लिए मैंने आर्टिकल भी लिखा है। लेकिन क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे? जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि आप मैनिफेस्टो में जो वादा कर रहे हैं, क्या उसको हमें ये बताएंगे कि ये वादा कैसे पूरा होगा। तो इनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए वो उसके लिए नहीं, मैनिफेस्टो निकल गया, जनता के पास आ गया, अब हम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पत्रकारों को भी वही बात पूछनी चाहिए कि जो आपने ये एक पर्टिकुलर वादा किया है इसको कैसे पूरा करेंगे। आपने किसानों का वादा किया है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो जो पत्रकार हैं वो भी वही काम करते हैं जो ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि जो मैनिफेस्टो एक बार दोनों का रिलीज हो चुका है, रिलीज होने के बाद हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है, तो हमें क्या पूछना है? देखिए, आपकी बात से फैक्ट्स बताइए आप। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आज किसी भी पत्रकार ने मैनिफेस्टो पर कोई भी सवाल नहीं पूछा, किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। वो सिर्फ और सिर्फ वहां सुना गया और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो उन्होंने कहा वो सुन लिया। और उन्होंने पूछा कि आपने अमेठी से चुनाव क्यों लड़ा। अरे अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे या वायनाड से लड़ेंगे, उनका फैसला है भाई, कहीं से लड़ सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन जो आपने बोला कि उनकी कांग्रेस कमेटी का फैसला है जी, वो जो उनको जहां भी लड़वाएगी कमेटी वो वहां लड़ेंगे। हाँ, वो मुद्दा नहीं हुआ ना। मुद्दा जो होना चाहिए जो पत्रकारों को पूछना चाहिए वो नहीं पूछ पा रहे जी। वो कांग्रेस कमेटी के कहने से लड़ेंगे, ये बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं जी। त्यागी जी, आप बहुत अच्छे जो है एकदम ये समीक्षा करते हैं, बहुत अच्छे जो है पत्रकार या कुछ भी कहिए, जो भी अच्छे से अच्छा सिद्ध हो सकता है वो मैं कह सकता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर ये कहना कि योजना धरातल पर नहीं आई है, प्रत्येक योजना धरातल पर आई है। मैं गांवों में गया हूँ, लोगों से हाथ उठा के पूछा है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मौजूद होते थे, हाथ उठा के माता बहने कहती थी भैया ये मिला, हाँ जी मिला, हाँ जी मिला। तो ये कहना गलत है। बस हर तरीके से कोशिश ये की गई है कि नीचे तक हम योजना पहुंचे, देश के हित में, युवाओं के हित में। अरे क्या दिखाई नहीं देता कि हमने 33% महिलाओं का आरक्षण हमने पास कर दिया? क्या दिखाई नहीं देता कि योगी जी ने बेटियों की शादियां सामूहिक कन्या विवाह कैसे कराए, कितने कराए? क्या दिखाई नहीं देता पूरे देश के प्रदेश की गौशाला को क्या नाम हर गाय के लिए 3 पैसा भेजा जा रहा है? हर चीज समझ में आती है। हर तरीके से एक जो है देश की चिंता के साथ साथ योगी जी ने प्रदेश की चिंता की है। सड़कों का जाल क्या हमें दिखाई नहीं देता? अभी 24 घंटे हम बिजली मिल रही है गाजियाबाद में। पहले हम पंखा और एसी और दुनिया भर का चलाने और घूमते परेशान रहते थे, ये दिखाई नहीं देता। कौन सा ऐसा वायदा है जिसको हम लोग जो है हर तरीके से धरती पर धरातल पर उतारने के लिए काम नहीं करते? मोदी जी ने जिस योजना का उद्घाटन किया उस योजना का शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन भी वो नहीं किया। हर तरह का काम जो भी हो रहा है, जो हम कहते हैं वो कर रहे हैं। जनता समझ रही है और हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 80 सीट की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। अब बाकी तो देखिए, मतदाता जो हमारा भगवान होता है, मतलब जो है वो मालिक है, लेकिन जो अपना अंदाजा रखा जाता है 336 एनडीए पहले भी आ चुके हैं, 400 अगर हम बार कह रहे हैं अपने काम के आधार पर तो क्या गलत कह रहे हैं? ये कोई तरीका नहीं है। हम 400 पार आ रहे हैं, 10 कम या 10 ज्यादा, 15 ज्यादा, देख लीजिएगा।
चलिए अब देखिए अजय जी, मैं कुछ सवाल जनता की तरफ से पूछ लेता हूँ जो मैं रोज पढ़ता हूँ जी। ये सवाल मेरे नहीं है। अब माननीय मोदी जी से पूछा जा रहा है 15 लाख कहाँ है जो अकाउंट में आने थे, जो हमारे किसानों की इनकम डबल होनी थी वो कहाँ है, जो आयुष्मान का इंसान पूछे समझ में नहीं आती है, वो 6 पढ़ाने का इंसान 15 लाख रुपए के बारे में पूछे तो समझ में नहीं आती है। आज दुनिया में भारत सर्वोपरि है, आवाज नहीं है, आज दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हर चीज समझ में आती है। जनता पूछ रही है, जो जनता पूछ रही है, उनसे जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है भाई साहब कि राजीव जी कहते थे कि ये आंखों देखी बातें हैं जो जनता पूछ रही है, खाते वो खुले हैं। जनता पूछ रही है, हर तरीके से चिंता हुई है गरीब की। आप समझ में सब आ रहा है, लेकिन बोलने के लिए 15 लाख कहना, ये कहना ऐसा गरीब गौरवान्वित है। आज कहीं भी पूछे जाओ, कहीं भी चले जाओ सड़कों पर, बीजेपी बीजेपी मोदी 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 की लहर चल रही है, आंधी है आंधी। ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं विदा हो रहा हूँ। चलिए अशोक गोयल जी चले गए हैं, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। फिलहाल डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं 8 सीटों पर जो है मतदान होगा उत्तर प्रदेश की, तो 8 सीटों में जो सबसे ज्यादा टफ फाइट आपको दिखाई दे रही है, टफ बिजनौर है या नगीना है और सहारनपुर है, आपका मेरठ है, तो यहाँ आपको किस तरीके से सबसे ज्यादा टफ फाइट दिखाई दे रही है? तो गाजियाबाद में भी टफ फाइट है, क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है। उसके लिए माननीय मोदी जी खुद रोड शो यहाँ कर चुके हैं और सभी नेता जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहाँ आ चुके हैं। उसके बावजूद भी कुछ पक्की बात नहीं है कि इनके लिए क्या होगा। अभी जो माननीय थे वो 6 लाख बता रहे थे, तो उस पर % चिन्ह लगता है कि 6 लाख से जीत भी पाएंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है। मुजफ्फरनगर से सेम बालियान जी का हो रहा है और सेम सहारनपुर से हो रहा है। जो इंडी अलायंस है वो काफी आगे चल रहा है। अगर हम इस तरफ की बात करें जो अमरोहा वगैरह है, वहां भी जो अपना बसपा का कैंडिडेट है उसकी पकड़ मजबूत है। बागपत में इंडी अलायंस के कैंडिडेट की पकड़ मजबूत है। तो ये मैं सिर्फ वेस्टर्न यूपी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये जो सीटें हैं इन पे बहुत टफ फाइट चल रही है और टफ फाइट का मतलब ये है कि ये रुझान किसी भी तरफ जा सकता है। जी, ये रुझान किसी भी तरफ जा सकता है। और जिस तरीके से हम गाजियाबाद में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मार्जिन चाहे कम रहे लेकिन अतुल गर्ग को ही जीत मिलेगी, क्योंकि डॉली शर्मा की जनसभाओं में उतनी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन तो करती हैं लेकिन भीड़ उतनी नहीं होती। उसके बाद वो चुनाव कार्यालय भी थोड़े से सूने सूने से दिखाई देते हैं। तो ये डॉली शर्मा मेहनत तो कर रही हैं, फील्ड में तो जा रही हैं, लेकिन उतना जन समर्थन उनको मिल नहीं रहा है। या तो उनके चुनावी रणनीतिकार गलत है या वो उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र त्यागी, उनके साथ में घूम रहे हैं, उनका अनुभव कोई फायदा उनको मिल रहा होगा। लेकिन जितनी पिक्चर्स हमारे सामने आई हैं, रिपोर्ट हमारे सामने आई हैं, पहले शुरू में लगा था एक चैलेंजर के रूप में आएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है उनका चुनाव अभियान भी। हो सकता है अब थोड़ा रफ्तार पकड़े। अजय जी, मैं आपको जो बात बताने चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा जी। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जी, वो 1 या 2 दिन पहले ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन फाइट दे रहा है कैंडिडेट, वो सारा उसी को जाएगा। सेम हमारे जो ये जितने भी अपने क्षत्रिय समाज है, सेम जो त्यागी समाज है, सेम जो डॉक्टर्स हैं, आपको सुन के अचंभा होगा क्योंकि जो डॉक्टर्स की 12-13 मांगे हैं वो पिछले 10 साल से पूरी नहीं की जा रही हैं। वो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परसों बताया है कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हो सकता है कि वो भी ऐसे कैंडिडेट को जाएं जो उसको हराने का काम करें, और या वो
अपनी ओर से नोटा का बटन दबाएं। तो ये जितनी भी वोट है ना, ये आपको 1 या 2 दिन पहले अंदाजा लगेगा। इसलिए भाजपा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको टेंशन है कि ये इतनी सारी वोट ये कहाँ जाएंगी, किस पाले में जाएंगी, ये उनको पक्का पता है कि ये भाजपा में नहीं आने वाली है जी। तो यानी कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंडर करंट है, लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन वो नाराजगी वोट में कितनी कन्वर्ट होगी ये नहीं पता। इसलिए एक मिला जुला एक मिक्स जो है रिएक्शंस हमारे पास में आ रहा है और रिपोर्ट आ रही है। यदि हम जैसे अब डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर की जो एसोसिएशन IMA वो अगर नोटा दबाने की बात कर रही है तो कितने डॉक्टर्स होंगे इसके सदस्य डॉक्टर साहब? 8-10 हजार गाजियाबाद में होंगे और पूरे भारत में तो 1 लाख से ज्यादा है। अच्छा, 1 लाख से ज्यादा है। यदि ये 1 लाख जो डॉक्टर्स हैं यदि नोटा दबाते हैं, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो एक मल्टीप्लाई कर लें तो कम से कम ये संख्या ज्यादा हो सकती, 10 लाख भी हो सकती, क्योंकि इनकी ज्यादा हो सकती है। देखिए 806 जिले हैं पूरे भारत में, एक जिले में अगर आप मान के चले कि 8-10 हजार डॉक्टर हैं तो 806 उससे गिनती कर लीजिए, तो आप देख लीजिए कितने हो जाएंगे। और IMA मतलब ऐसी संस्था है और जो एडवोकेट वाली एसोसिएशन है वो ऐसी एसोसिएशन है कि एक अगर ऊपर से कोई बात आई कि ये करना है तो वो करना है। मतलब जो डिमांड रखी गई है अगर वो पूरी नहीं होती है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है ना। अब उनको पहले तो फूल बरसाए जाते हैं जब महामारी आती है, फिर उसके बाद उनके कोई अस्पताल तोड़ रहा है, कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई उनसे कुछ मांग रहा है, कोई फिरौती मांग रहा है। तो ये जो चीजें आ रही हैं डॉक्टर्स के लिए, कोई सुरक्षा कानून अगर नहीं बनेगा, जो वादा कांग्रेस ने किया है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा तक नहीं किया है कि हम कुछ ऐसा करेंगे। अब जो भी डॉक्टर है, सपोज हमारा अस्पताल है या जो भी एक छोटा अस्पताल है, उसको हर साल रजिस्ट्रेशन लेने का कि नहीं, इसको हर साल रजिस्ट्रेशन लेना है नया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझ में नहीं आता ना। जो हम अपनी काउंसिल में रजिस्टर करते हैं वो एक बार होता है, जो एडवोकेट एक बार रजिस्टर करते हैं वो एक बार होता है। आपकी जितनी भी एसोसिएशन है, आपकी या हमारी IMA एसोसिएशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर मिल जाता है। यहाँ आपको हर साल अस्पताल का रजिस्ट्रेशन करना है। अस्पताल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको फायर वालों को भी पैसा देने हैं, आपको जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसको भी पैसा देना है, हर साल डॉक्टर का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक सवाल नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एसोसिएशन ने उठाए हैं, वो 12 सवाल हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। और ये कम से कम मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ये तो दिया है ना कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। भाजपा तो सुरक्षा की गारंटी तक नहीं दे रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ आप देख रहे हैं कि बनेगा ये इस चुनाव के अंदर IMA का, नहीं बनेगा जी। खैर ये जो देखिए आज शाम से जो है चुनाव प्रचार बंद हो गया है उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए, और देश की बात करें तो देश के अंदर 102 सीटों के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गया है और 19 अप्रैल को मतदान शुरू हो जाएगा और हम एक नई सरकार चुनने की तरफ बढ़ जाएंगे और इस देश के जितने भी नागरिक हैं जो 102 सीटों पर मतदान डालेंगे, मतदान करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो मतदान शुरू होने जा रहा है एक नई सरकार के गठन को लेकर, नए प्रधानमंत्री को लेकर, आप इसको जिस तरह की ये लोकसभा बनने जा रही है और जो होगा मतदान, आपकी पूरी नजर इस पर बनी रहेगी। फिर भी मैं समझना चाहता हूं जिस तरह की सीटों का भी आपने आकलन किया है, यहां से निकाल कर लेकर आए हैं आप, राजस्थान की जो सीटें हैं, और आप जैसे हम देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार से गायब है, क्या आपको इसमें भी कुछ लगता है कि यदि कि ऐसी महिला, ऐसी पूर्व मुख्यमंत्री या एक कद्दावर पॉलिटिशियन यदि चुनाव प्रचार से ही गायब हो तो इसका फायदा बीजेपी को होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। ये तो सिंपल सी बात है। वो इतनी सीनियर लीडर हैं और उस एरिया में या जो MP वाला एरिया है उसमें उस राजघराने की इतनी मान्यता है, उनकी इतनी फॉलोइंग है।
अगर ये सब इस तरीके से नाराज होंगे तो इसका डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। सेम अगर यहाँ से माननीय वीके सिंह जी खड़े होते तो जो बात गोयल साहब कर रहे थे 6 लाख वाली 8 लाख वाली वो हम मान जाते, लेकिन जो कैंडिडेट है ये तो कैंडिडेट को देखना पड़ेगा ना। अब ये सारी वोट ठीक है, मोदी जी का रिस्पेक्ट है और पूरा भारत चाहता है कि मोदी जी पीएम बन के आए, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। पर मोदी जी 400 पार लेकर आए ऐसे कैंडिडेट की वजह से वो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट का स्टेचर है उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो हमारी जनता के बीच में जाता है नहीं जाता है, जो इससे पहले वो किसी पद पे रहे हैं तो काम किया है नहीं किया है, ये सब जो बातें हैं ये सोचने समझने वाली बातें हैं। जी डॉक्टर साहब, आज प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर में रोड शो कर रही थी और एक पत्रकार ने पूछा कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ सवाल था कंगना रनौत ने जो कहा था प्रियंका वाड्रा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं एक ऐसी महिला के सवाल का जवाब दूंगी? तो क्या आप सहमत हैं कि प्रियंका गांधी के इस स्टेटमेंट से कि वो कंगना रनौत के बारे में ऐसा कहें, जिसको लेकर बीजेपी ने एक रिएक्शन दिया है कि वो कैसे कह सकती हैं कंगना रनौत के बारे में ऐसे? देखिए अजय जी, हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिविजुअली हमें तो कमेंट नहीं करना चाहिए। हम एक पार्टी है, हम दूसरी पार्टी के बारे में आजकल पॉलिटिक्स है, हम कुछ ही बोल सकते हैं। एक तो इंडिविजुअली कमेंट नहीं होना चाहिए, जो मेरी अपनी राय है, पर्सनल राय है। और जो दूसरी है वो ये है कि हमें एक दूसरे के ऊपर कि वो किसको बेनिफिट दे रहे हैं, मोदी जी किसको कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। हमें ये रखना चाहिए कि देखिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया आपके सामने है। जी। हम आपको ये चीजें जो ये गवर्नमेंट नहीं दे पाई है, ये चीजें हम दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने बताया हम आपको 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। हम जो अपने जितने भी युवा हैं उनको 1 लाख रुपए साल उनके अकाउंट में डालेंगे या नौकरी देंगे। जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी यही बोला गया कि इतना देंगे या उनको कुछ रोजगार देंगे। तो ये जो वादे हैं इनको हम पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप चुन के आ रहे हैं तो 5 साल में वो वादे कहीं पूरे होते नजर आने चाहिए। तो हर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम अपने जो वादे हैं, जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है, तो जरूरी नहीं है कि वो 1000 पेज का ही बने, वो भले आप उसको 12 पेज का बनाएं, लेकिन जो भी वादे आपने उसमें किए हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें और ऐसा नहीं लगे जनता को कि उसको ठग लिया गया है। तो आपस में जो ये चीजें होती हैं ये अच्छी नहीं होती हैं। एक दूसरे के ऊपर इस तरह की कटाक्ष करना, किसी के कैरेक्टर पे बोलना, या उससे मैं इंडिविजुअली इस चीज को अपनी ओर से पसंद नहीं करता हूँ। जो हम वादा करें वो हम पूरा करें। जी चलिए, खैर डॉक्टर बीपी त्यागी, आपने जिस तरीके से एनालिसिस किया है उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में भी आपने बताया कि टफ फाइट है और कहां कहां पर कौन जीत सकता है या जीत कर आएगा। फिलहाल आज शाम से जो है 102 सीटों पर चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। 19 अप्रैल की सुबह मतदान शुरू होगा और शाम तक चलेगा। तो अब चुनावी महोत्सव नए कदम पर आगे बढ़ गया है, नया स्टेप उसने लिया है। अब तक अभी आपने सिर्फ चुनाव प्रचार देखा, अब मतदान की बारी है। अब आप मतदान कैसे करेंगे? आपको अपना कीमती वोट एक ऐसे व्यक्ति को देना है, एक ऐसे प्रत्याशी को देना है जो आपके शहर का, आपके क्षेत्र का और आपके देश का विकास करेगा, जिससे कि आपको फायदा होगा। आप ये सोचकर वोट करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए इतनी बहस, इतनी डिस्कशन की गई है और इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है कि आप अपने देश का निर्माण कैसे करना चाहते हैं। खैर 19 अप्रैल की सुबह मतदान होगा और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। डॉक्टर बीपी त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। फिलहाल राजकीय रण क्षेत्र में सिर्फ इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।